हेलो एवरीवन, मैं मोहित गंगवार आप सभी का स्वागत करता हूं विद्यादान क्लासेस में। हम लोग मध्यकालीन भारत को पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारत में हम लास्ट क्लास में नसरुद्दीन महमूद के बारे में पढ़ चुके थे और नसरुद्दीन महमूद के बाद जो अगला शासक हुआ वो बना बलवन, जिसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलवन। ठीक, गयासुद्दीन बलवन जो था, देखिए इसका मूल नाम क्या था। हम एक तरफ से प्रारंभ करेंगे और एक एक बिंदु पर चर्चा करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। और जो जो मुख्य बिंदु होंगे मैं उनको बोर्ड पर लिखूंगा, आप उनको ही नोट कीजिएगा। बाकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें परीक्षा की दृष्टि से नहीं है तो मैं उनको ओरली मतलब कहानी के रूप में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उन चीज़ों को आप नोट ना करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज़ें बोर्ड पर लिखी जाएं और मैं उन पर अगर स्टार वगैरह बना दूं तो उनको आप जरूर नोट कीजिएगा। सॉरी, देखिए सबसे पहले गयासुद्दीन बलवन का नाम आएगा। ठीक, ये गयासुद्दीन की उपाधि धारण करके सुल्तान बना। किसकी उपाधि धारण करके बना? सुल्तान, गयासुद्दीन की। ठीक, देखिए इसका मूल नाम जो था, मूल नाम क्या था इसका? मूल नाम जो था वो था बहाउद्दीन। क्या नाम था? बहाउद्दीन। तो एक तो इसका मूल नाम याद रखिएगा, बहाउद्दीन गयासुद्दीन बलवन का नाम था। ठीक है, फिर इसकी कुछ उपाधियां थीं। उपाधि देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि 1249 ईस्वी में जब बलवन ने अपनी पुत्री हुजैदा का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ किया तो नसरुद्दीन महमूद ने बलवन को एक उपाधि से विभूषित किया। उस उपाधि का नाम था उलूग खां। क्या नाम था? उलूग खां। उलूग खां इसकी एक उपाधि थी। ठीक, ये महत्वपूर्ण उपाधि हो जाएगी। और इसकी अन्य उपाधियां कौन कौन सी थी और इन्होंने जो धारण की, जैसे नियावत ए खुदाई, एक इन्होंने धारण की जिल्ले अल्लाह। ठीक है, ये तीन महत्वपूर्ण इनकी उपाधियां हो जाएंगी। इनमें से देखो क्या होगा, जैसे ये नियावत ए खुदाई का मतलब क्या होता है? ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि। ठीक, जिल्ले अल्लाह का मतलब हो जाएगा ईश्वर की छाया, ईश्वर की छाया। ठीक, ये तीन महत्वपूर्ण उपाधियां हैं। इनसे परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। वो पूछता है, सीधा सीधा पूछेगा, जिल्ले अल्लाह की उपाधि किसने धारण की थी? तो आप किसको नाम लेंगे? बलवन का। नियावत ए खुदाई, बलवन। उलूग खां किसकी उपाधि थी? बलवन की। ठीक, इन तीनों को आप नोट जरूर कीजिएगा। ठीक, अब देखिए, अब बात हम करते हैं बलवन के प्रारंभिक जीवन की। ये तो हमने कुछ उनके नामों की और उपाधियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली और जो महत्वपूर्ण थे मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिए हैं। अब देखिए प्रारंभिक जीवन कहां से प्रारंभ होता है। ये बलवन जो था ये भी तुर्क था। ठीक है, इसके जो पितामह वगैरह थे वो संपन्न परिवार से थे, लेकिन उस समय वहां पर तुर्कों के ऊपर मंगोलों ने आक्रमण किया और मंगोल इसको उठा करके ले आए। किसको उठा करके ले आए? बलवन को। और बलवन को ला करके इन्होंने बेच दिया बगदाद में। और वहां पर ख्वाजा जमालुद्दीन नाम के व्यक्ति थे, उनका पूरा नाम था ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी। उन्होंने इसको खरीद लिया और वो इसको लेकर के दिल्ली के बाजार, मतलब होता क्या था, हमने बताया पहले भी
2-3 बार इस बात बिंदु पर चर्चा कर चुके हैं कि मध्यकालीन भारत में गुलामों की खरीद फरोख्त होती थी, है ना, और इनके बाजार लगते थे। तो एक एक व्यक्ति के पास बहुत बहुत सारे गुलाम होते थे। कुछ व्यापारियों का मतलब कुछ लोगों का यही व्यापार होता था, गुलामों को खरीदना और बेचना। तो इनके बलवन का जो मालिक था, एक तरीके से बलवन को जिसने खरीदा था, वसरी इसको लेकर के आता है दिल्ली, और दिल्ली के बाजार में इसको बेचता है, और इसको वहां पर इल्तुतमिश खरीद लेता है। कौन खरीद लेता है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने खरीदा था इसको। लगभग ये जब खरीदा, ये है बात 1233 ईस्वी की, 1233 के लगभग इल्तुतमिश ने इसे खरीदा था। देखिए बलवन जो था ना, ये देखने में बहुत ज्यादा सुंदर नहीं था, बड़ा कुरूप था। तो जब इसको बाजार में लाया गया तो बलवन के खरीदार नहीं मिल रहे थे, क्योंकि उस समय भी क्या होता था, कुछ जो अच्छे दिखने वाले गुलाम हुआ करते थे और जिनको अच्छे से सैन्य प्रशिक्षण वगैरह मिलता था, उनको ही खरीदा जाता था। जब बलवन को किसी ने नहीं खरीदा तो इल्तुतमिश ने वहां से इनके जो मालिक थे वसरी, उनसे पूछा कि ये गुलाम कितने में बेचा जा रहा है। तो इल्तुतमिश को भी बहुत ज़्यादा ये गुलाम पसंद नहीं आया, मतलब बलवन। लेकिन बलवन ने प्रार्थना की इल्तुतमिश से कि आप मुझे खरीद लीजिए, है ना, मैं जो हूँ दिखता कुरूप हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत सारे काम में आ सकता हूँ, इसलिए आप मुझे जरूर खरीद लें। तो इल्तुतमिश को भी थोड़ा सा इसके ऊपर दया वगैरह आ गई और इल्तुतमिश ने इसको खरीद लिया बलवन को। और खरीदने के पश्चात इल्तुतमिश ने क्या करा, इसको अपने चालीसा दल में शामिल कर लिया, क्योंकि ये भी तुर्क था। और हमने बताया था कि इल्तुतमिश ने अपने कुछ विश्वास पात्र, है ना, गुलामों का एक संगठन बनाया था जिसे चालीसा दल या तुर्काने चहलगानी कहते थे। और उसने क्या करा, इसे चालीसा दल में शामिल करने के पश्चात इसे खासदार का पद दिया। ठीक है, किसका पद दिया? खासदार का पद। इल्तुतमिश ने इसे खासदार का पद दिया। और ये खासदार का मतलब होता था सुल्तान का, मतलब ये खासदार का जो पद था, इसका काम क्या था? सुल्तान का व्यक्तिगत सेवक। व्यक्तिगत सेवक, देखिए एक अच्छी महत्वपूर्ण पोस्ट थी। ठीक है, वो किसको मिल जाती है? बलवन को मिल जाती है। ठीक है, बलवन का यहीं से प्रमोट होना, मतलब कह सकते हो यहीं से इसका उत्थान होना प्रारंभ होता है। और इसके बाद जब इल्तुतमिश का शासन समाप्त होता है तो रजिया अगली सुल्तान बनती है। कौन अगली सुल्तान बनती है? रजिया। ये थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब देखिए रजिया जब सुल्तान बनी, है ना, तो रजिया के समय में रजिया ने इसको क्या किया? अमीर ए शिकार के पद पर नियुक्त किया। कौन से पद पर नियुक्त कर दिया इसको? अमीर ए शिकार। देखिए ये सब जो मैं बता रहा हूं ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपसे नहीं पूछेगा कि रजिया के समय बलवन कौन सी पोस्ट पर नियुक्त था। ठीक है, अमीर ए शिकार के पद पर नियुक्त हुआ। उसके बाद जब रजिया के भाई ने विद्रोह किया, मतलब रजिया जब, हमने रजिया की कहानी विस्तार से बताई थी, तो रजिया जब अल्तुनिया ने जब रजिया को कैद कर लिया था, तो उस समय हमने बताया था कि दिल्ली के अमीरों ने बहराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया था। तो जो बलवन था उसने भी बहराम शाह का ही पक्ष लिया था। इसलिए बहराम शाह का जब उसने पक्ष लिया तो बहराम शाह जब शासक बना तो उसको एक और महत्वपूर्ण पद पर दिया गया, अमीर शिकार से उसको प्रमोट करके अमीर ए आखुर का पद दे दिया गया। ठीक है, कौन सा पद दे दिया गया? अमीर ए आखुर का। अब इसके पश्चात क्या हुआ? अब बहराम शाह के बाद जब अलाउद्दीन मशहूद शाह बना तो इसने क्या किया? अलाउद्दीन मशहूद शाह का साथ दिया, और अलाउद्दीन मशहूद शाह जब शासक बना तो इसको अमीर हाजिब का पद दे दिया गया। किसका पद दिया गया? अमीर हाजिब का। फिर हमने बताया था अमीर हाजिब का जब इसको पद मिला था उसके पश्चात इसने
षड्यंत्र रचा, किसके साथ मिलकर के? नसरुद्दीन महमूद के साथ, और नसरुद्दीन महमूद की माँ के साथ मिलकर के, और नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली की गद्दी पर स्थापित कर दिया। जब दिल्ली की गद्दी पर नसरुद्दीन महमूद स्थापित हो जाता है तो उसके, हमने बताया था, कुछ वर्षों तक ये अमीर हाजिब के पद पर ही रहता है, लेकिन 1249 में इसको फिर से प्रमोट किया जाता है। अब और अच्छी पोस्ट दी जाती है ना। अब कौन सा पद दिया गया इसको? अमीर हाजिब के बाद कौन सा पद मिला था? देखिए, जब अमीर हाजिब से इसको प्रमोट किया गया 1249 ईस्वी में, तो सीधे इसको नायब बना दिया गया। ठीक है, किसने अपना नायब बनाया? नसरुद्दीन महमूद ने नायब बनाया। फिर हमने बताया था कुछ समय के लिए नायब के पद पर नहीं रहा, रेहान ने इसको कुछ समय के लिए मतलब इसके पद से हटवाया था और खुद रेहान रहा था। लेकिन हमने बताया बाद में फिर से जो तुर्की गुलाम थे या तुर्की चालीसा दल के सदस्य थे, उन्होंने फिर से बलबन को सपोर्ट किया और दोबारा से ये नायब के पद पर नियुक्त हुआ, और उसके बाद ये और ज़्यादा शक्तिशाली हो गया और ये राजा के छत्र का प्रयोग करने लगा। ठीक, इस तरीके से बलबन का उत्थान हुआ। और उसके पश्चात जब 1265 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है नसरुद्दीन महमूद की, तो नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद अगला जो सुल्तान बनता है वो बनता है बलबन स्वयं। ठीक है, देखो नसरुद्दीन महमूद के कोई भी पुत्र नहीं था, मतलब उसके साथ कोई भी संतान नहीं थी, और इतिहासकारों ने ऐसा भी आरोप लगाया है कि बलबन ने ही नसरुद्दीन महमूद के पूरे परिवार को मार दिया और बाद में इसको भी जहर दे करके मार दिया, ऐसा बलबन के ऊपर आरोप लगाया जाता है। तो इनके कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, मतलब इनका वंश का कोई बचा नहीं था, इसलिए अगला सुल्तान कौन बना? गयासुद्दीन बलबन बना। तो देखो गयासुद्दीन बलबन के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमने बता दिया, कहाँ से जन्म हुआ और कहाँ से उसने उत्थान करना प्रारंभ करते करते वो सुल्तान के पद तक आसीन हुआ। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर कर दी। अब देखिए, बलबन सुल्तान तो बन गया, लेकिन सुल्तान बनने के पश्चात उसके सामने बड़ी कठिनाइयों का सामना उसको करना पड़ा। मतलब जिन परिस्थितियों में वो सुल्तान बना था उस समय बड़ी विषम परिस्थितियां चल रही थी और उसको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो देखो, सबसे पहली समस्या क्या थी कि जो सुल्तान था उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा को उसको दोबारा स्थापित करना था, क्योंकि इनकी शक्ति और प्रतिष्ठा पूर्णतः खो चुकी थी। कैसे खो गई थी? देखो, इल्तुतमिश के बाद रजिया बनी। ठीक है, रजिया तक तो थोड़ा बहुत सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा रही। उस जो अमीर वर्ग था, है ना, जो उनके सरदार थे, वो सुल्तान के थोड़ा सा रिस्पेक्ट करते थे। रजिया ने थोड़ा सा उनको अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की, लेकिन रजिया को मारने के पश्चात, रजिया को मतलब गद्दी से हटाने के पश्चात जब बहराम शाह आया, बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मशहूद शाह आया, अलाउद्दीन मशहूद शाह के बाद नसरुद्दीन महमूद आया, तो इन सब सुल्तानों के समय में जो चालीसा दल था वो बहुत ज़्यादा बेलगाम हो चुका था, है ना। सुल्तान के पद की कोई गरिमा नहीं बची थी, है ना। सुल्तान क्या था? कठपुतली बनकर रह गया था चालीसा दल का। इसलिए बलबन के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी कि सुल्तान की पद और प्रतिष्ठा को दोबारा स्थापित करना और जनसाधारण के बीच में सुल्तान के प्रति भय और सम्मान पैदा करना, ये सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। तो उसके लिए बलबन ने क्या क्या कार्य किए वो आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा क्या था कि कानून और व्यवस्था को स्थापित करना, ये भी बलबन के सामने महत्वपूर्ण चुनौती थी। अब देखिए, इधर पश्चिमोत्तर, ये तो हो गए आंतरिक मामले, ठीक है, और बाहरी रूप से क्या था? इधर पश्चिमोत्तर भारत की तरफ से, ठीक है, पश्चिमोत्तर भारत की तरफ से मंगोल लगातार आक्रमण करने का प्रयास कर रहे थे, मतलब दिल्ली सल्तनत के ऊपर। तो बलबन को मंगोलों के आक्रमण का भी सामना करना पड़ा, या कह सकते हो एक मंगोल जैसी बड़ी शक्ति से भी टकराना पड़ा। और लेकिन मंगोल के साथ बलबन ने सीधे टकराव, मतलब कह सकते हो उनके साथ कोई समझौता ना करके सीधे युद्ध करने का निश्चय किया और अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने का निश्चय किया। और जो इसने इस समय जो नीति अपनाई मंगोलों के साथ, उसी को लौह और रक्त की नीति भी कहा गया। अब देखिए इसने कार्य क्या क्या किए बलबन ने। ये तो हो गए हमने प्रारंभिक समस्याएं बता दी बलबन की। अब बलबन के प्रारंभिक कार्य क्या क्या थे? देखिए, उसने सबसे पहले राजत्व के सिद्धांत, है ना, राजत्व का सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया और सुल्तान की प्रतिष्ठा और उसके पद की गरिमा को बनाया। अब कैसे उसने स्थापित किया राजत्व का सिद्धांत? इसका जो बलबन का राजत्व का सिद्धांत था
वो उसने ईरान के राजत्व का सिद्धांत को ग्रहण किया उसने अपने राजत्व के सिद्धांत में, ठीक है। जो हम कह सकते हैं फारसी राजत्व का सिद्धांत है इसका। उसमें इन्होंने क्या किया, बलबन ने एक तो सुल्तान के पद को सीधे सीधे उन्होंने क्या कहा कि सुल्तान जो है वो नियाबत खुदाई है ना, नियाबत खुदाई है। तो नियाबत खुदाई का हमने क्या मतलब बताया था, क्या है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए उन सुल्तान और अल्लाह के बीच में और कोई नहीं आ सकता, है ना। इसलिए जब सुल्तान को अल्लाह ने ही चुना है कुछ कार्य के लिए, तो सुल्तान जो है वो जनसाधारण और अन्य अमीर वर्ग से श्रेष्ठ है। इसलिए जो सुल्तान की आज्ञा होगी या जो सुल्तान का मतलब निर्णय होगा उसको कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। तो ये हमको किससे मिलता जुलता लग रहा है, जैसे एक निरंकुश राजा होता है ना, तो ये हम कह सकते हैं कि जो बलबन ने अपना राजत्व का सिद्धांत दिया वो निरंकुशता पर आधारित था, है ना। निरंकुशता का मतलब होता है जिस राजा के ऊपर किसी का अंकुश ना हो उसे हम बोलते हैं निरंकुश राजा। तो बलबन जो था निरंकुश शासन का पक्षधर था, ठीक। और उसने अपने आप को जिल्ले इलाही, है ना, जिल्ले अल्लाह जिसे बोल जाते हैं कई कई बार, तो उन्होंने कहा कि सुल्तान जो है ईश्वर की छाया है, सुल्तान के अंदर ईश्वर के द्वारा मतलब कह सकते हो कि ईश्वर की द्वारा दैवीय शक्तियों को स्थापित कर दिया जाता है, ठीक। तो ये इसने अपने राजत्व को सिद्धांत को स्थापित करने के लिए किया। दूसरा, उसने राजा की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कुछ गैर इस्लामिक प्रथाओं को भी लागू किया, है ना। जैसे तुम्हारी महत्वपूर्ण इसमें कौन सी हो जाएगी, एक थी सिजदा और पाबोस। सिजदा और पाबोस क्या था, देखो सिजदा का मतलब होता था जब सुल्तान के आगे कोई मतलब उसके समझ लो दरबार में कोई जाएगा, या चाहे उसका दरबारी हो चाहे अन्य कोई साधारण लोग हो या उसके अन्य सरदार हो, वो क्या करेंगे, सुल्तान के आगे झुक करके मतलब एक तरीके से प्रणाम करेंगे। और पाबोस का मतलब था दंडवत होकर के सुल्तान के चरणों का चुम्बन करेंगे, वो पाबोस था। तो ये वैसे तो ये दोनों प्रथाएं ही गैर इस्लामिक हैं, ठीक है, क्योंकि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी और के आगे सर झुकाना या किसी और की इबादत करना ये हराम है। लेकिन बलबन ने अपने सुल्तान की पद की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए इन दोनों ही गैर इस्लामिक प्रथाओं को अपने राज्य में या अपने दरबार में लागू कराया। बलबन ने देखो निरंकुश शासन स्थापित किया, और बलबन ने क्या करा, अपने पद की कह सकते हो अपने पद का खौफ मतलब लोगों के दिलों में बैठाने के लिए कुछ कड़े नियम भी अपने दरबार में लागू किए, ठीक है। बलबन कभी भी दरबार में बैठ करके हंसता या मुस्कुराता नहीं था, ठीक है। मतलब हंसते मुस्कुराने से मतलब है कोई बात है तो मतलब तो उस पर थोड़ा बहुत रिएक्ट करना, ऐसे नहीं होता जैसे दांत फाड़ के ठाके लगा करके हंसना प्रतिबंधित कर रखा था उसने। ना तो वो स्वयं इस प्रकार से हंसता था और ना किसी अन्य को आज्ञा थी। तो एक तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों में क्या क्या लिखना है, बलबन ने सिजदा और पावोस जैसी गैर इस्लामी प्रथाओं को शुरू किया। अपने दरबार में प्रारंभ किया। एक और किया इन्होंने, नौरोज का पर्व मनाना प्रारंभ किया।
ठीक है, ये दोनों ही जो बिंदु हैं बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, ये गैर इस्लामी प्रथाएं थी, दोनों को इन्होंने चालू किया था। जो ये ईरानी त्योहार था, इसको हम थोड़ा सा, आज इंक बहुत गड़बड़ कर रही है। ठीक है, ये लिख लेना, त्योहार ठीक है, ईरानी त्योहार। नौरोज का पर्व हटा दीजिए, अगर हम यहाँ पर त्योहार लिख रहे हैं, या यहाँ पर ही लिख सकते हैं ईरानी पर्व। ठीक है, यहाँ से पर्व हटा दीजिए, या यहाँ पर सीधे लिख दो ईरानी हाँ, ईरानी पर्व नौरोज को यहाँ पर थोड़ा सा और चेंज कीजिएगा, यहाँ को कर दीजिएगा, है ना, को मनाना प्रारंभ किया। अब सेंटेंस ठीक हो जाएगा, आप इस तरीके से नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा ये इंक ठीक कर लेता हूँ मैं। ये नोट कर लिया होगा, इसको मैं हटा देता हूँ। आगे लिख लीजिए, बलवन के राजत्व के सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या बर्नी ने की है। ठीक है, अब देखो, बर्नी एक राइटर थे, जियाउद्दीन बर्नी नाम था इनका वैसे पूरा। इन्होंने ही बलवन का बसाया लिखा था। बलवन का बसाया से मतलब, बसाया का मतलब होता है बसियत। ठीक है, आगे लिख सकते हैं, बर्नी ने बलवन के बसाया की, इसे ब्रैकेट में लिख देना, बसियत। ही लिख सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया इनके राजत्व के सिद्धांत के बारे में। अब देखिए, इन्होंने और सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए क्या क्या कार्य किए। देखो, सबसे बड़ी समस्या थी इनके सामने जो चालीसा दल था। ठीक है, कौन सा दल था? चालीसा दल था। चालीसा दल का इन्होंने दमन किया। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण बिंदु ये आ जाएगा हमारे सामने, बलवन ने चालीसा दल का अंत किया। ठीक है, तो याद रखिएगा इस महत्वपूर्ण पॉइंट को। प्रश्न चालीसा दल पे दो ही पूछे जाएंगे। एक पूछेगा चालीसा दल का गठन किसने किया था, तो आपके पास उत्तर है, हम लोग पहले इस पर चर्चा कर चुके हैं कि इल्तुतमिश ने चालीसा दल का गठन किया था। और चालीसा दल का अंत किसने किया, तो आपके पास आंसर क्या होगा? बलवन। बलवन ने चालीसा दल का अंत किया। क्यों अंत किया? इसका सीधा सा कारण यह था, देखिए, बलवन जो था वो स्वयं भी चालीसा दल का सरदार रह चुका था। ठीक है,
और उसको बहुत अच्छे से पता था कि चालीसा दल किस प्रकार से सुल्तान को अपने इशारों पर नचाकर, मतलब उसको कठपुतली बनाकर रख देता है। और वो हमेशा ही सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहते हैं जो चालीसा दल के सदस्य होते हैं, ठीक है। इसलिए इसका अगर दमन नहीं किया जाएगा तो ये सुल्तान को हमेशा समस्याएं खड़ी करते रहेंगे, है ना, विद्रोहियों को पनाह देते रहेंगे, या इनमें से खुद ही कोई ना कोई जो सरदार होते थे वो विद्रोह की साजिश रचते रहते थे सुल्तान के विरुद्ध। इसलिए इसने चालीसा दल का बड़ी कठोरतापूर्वक दमन किया। अब दमन किस प्रकार से किया? इसने क्या किया, दमन के लिए न्याय का सहारा लिया, ठीक है। तो न्याय के सहारे में क्या किया इसने, बलवन छोटी छोटी गलतियों के लिए भी बड़ी बड़ी सजाएं देता था अमीरों को, या जो चालीसा दल के सदस्य थे, ठीक है। इसने क्या किया, जैसे एक अवध के इक्तादार थे जिनका नाम था हैवात खां। हैवात खां ने क्या किया, अपने एक गुलाम के उन्होंने कोड़े मार दिए, ठीक है। और कोड़े मार मार कर उसकी मृत्यु हो गई, मतलब उस गुलाम की। तो बलवन ने उसके भी 500 कोड़े लगवाने का आदेश दिया, और इसके बाद उस मतलब हैवात खां को उसकी पत्नी के हवाले कर दिया, और उसको कहा गया कि आप इनके साथ जो करना चाहें वो कर सकती है। मतलब जो करने से मतलब था वो इसकी अगर हत्या करना चाहती तो वो इसकी हत्या भी कर सकती थी। तो जैसे तैसे इन्होंने बहुत सारा धन दे करके अपनी जान बचाई, ठीक है। दूसरा एक बदायूं के इक्तादार थे जिनका नाम था मलिक बकबक, ठीक है। मलिक बकबक ने भी एक अपने गुलाम के कोड़े मारे थे शराब के नशे में, तो इनको भी दंडित किया गया। इनके भी इतने कोड़े मारे गए कि इनके कोड़े मारने से ही इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से मलिक बकबक हो गए, है ना, या हैवात खां हो गए अवध के इक्तादार। इन दोनों को बड़ी ही मतलब छोटी सी गलतियों के लिए, मतलब आज के हिसाब से हम छोटी नहीं कहेंगे कि किसी की हत्या कर देना, लेकिन उस जमाने में एक राजा के लिए या उसके बड़े बड़े सरदारों के लिए किसी की हत्या करना इतना बड़ा अपराध की श्रेणी में मतलब उस हिसाब से नहीं आता था, ठीक है। अब मानवता की दृष्टि से उस समय भी अपराध बड़ा था और आज के हिसाब से भी अपराध है, लेकिन उस समय कानून कुछ और हिसाब से चलते थे, इसलिए वो इतनी बड़े अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाता था। और इसलिए कहते हैं हम कि छोटी छोटी गलतियों के लिए इनको कठोर दंड दिए गए। अब देखो इससे दो संदेश पहुंचे। जो बलवन की जनता थी, या है ना, या बलवन के कह सकते हो प्रजा थी, उसके अंदर ये संदेश पहुंचा कि बलवन जो है वो बहुत ही न्यायप्रिय है। बलवन मतलब अपनी प्रजा को बहुत ज़्यादा चाहता है ना, उसको हमेशा न्याय, उसके लिए साथ न्याय करता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि बलवन ने न्याय का सहारा लेकर के अमीरों का दमन किया। ऐसे ही एक जब बंगाल में, है ना, बंगाल में जब तुगरिल खां ने विद्रोह किया, तो बंगाल में तुगरिल खां के विद्रोह को दबाने के लिए अवध के इक्तादार अमीन खां को भेजा गया। अमीन खां जब परास्त होकर के वापस आया तो अमीन खां को मृत्युदंड दे दिया गया और उसके मतलब उसकी गर्दन काट करके अयोध्या के फाटकों पर लटका दी गई। इसी प्रकार से शेर खां जो था, शेर खां था, ये बलवन का चचेरा भाई था और बड़ा ही प्रतिभाशाली व्यक्ति था शेर खां। ये जितने भी अमीर थे, मतलब जो चालीसा दल था एक तरीके से, उसमें सबसे वरिष्ठ और सबसे होशियार व्यक्ति था ये। तो बलवन इससे कह सकते हैं बलवन जो था वो अपने चचेरे भाई से ही सशंकित रहने लगा कि कहीं ये विद्रोह ना कर दे मेरे विरुद्ध या मेरे विरोध में ना चला जाए। इसलिए बलवन ने इसको भी विष दे करके मरवा दिया, ठीक है। तो बलवन अपनी कह सकते हो, बलवन जो था अपनी शासन की शक्ति को या सत्ता की शक्ति को किसी के साथ भी बांटना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि वो अपने पुत्रों और अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार के साथ भी उस शासन सत्ता को बांटना नहीं चाहता था। इसलिए उसने अपने सभी विरोधियों को मरवा दिया था।
अब देखिए, अब कुछ हुए, ये तो हो गए हमारे जो बलवन की समस्याएं थी और बलवन ने उनसे किस प्रकार से छुटकारा पाया। तो ये फिलहाल आप नोट जरूर कीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, वीडियो अगर आपको पसंद आया करे तो आप उसको शेयर जरूर किया करें, जिससे हम आप लोगों के साथ जिस कंटेंट को आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो आपको भी, आपके पास तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, है ना। और लाइक कीजिए करें। अगर आपको किसी भी चीज़ पर डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, और कमेंट कर करके जरूर बताया करें कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं, ताकि हम भी मोटिवेट हों और अच्छा प्रयास कर सकें, हमारा जो प्रयास है वो और बेहतर हो सके। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, बलवन के राज्य में कुछ आंतरिक विद्रोह भी हुए। आंतरिक विद्रोह में क्या था, एक तो बलवन के सामने तीन चार कुछ खास समस्याएं थी आंतरिक राज्य में बलवन के। एक तो दिल्ली के पास में समस्या बड़ी थी। दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ पर मेव लोग रहते थे, मेवाती बोलते थे, ठीक है। ये मेवाती जो थे ये बड़ा लूटपाट किया करते थे, यहाँ तक कि ये दिन में ही लूट लिया करते थे। जो गुलाम और अन्य पानी भरने वगैरह वाले लोग जो हुआ करते थे, वो पानी भरने जाया करते थे तो उनको ये लूट लिया करते थे, यहाँ तक कि उनके कपड़े तक उतार लिया करते थे, उनको निर्वस्त्र करके नंगा भगा दिया करते थे, ठीक है। तो उनका एक तरीके से बहुत ज़्यादा आतंक था, है ना। दोपहर जैसे ही ढलती थी, आदमी उस दिल्ली से बाहर जाना नहीं था, तुरंत फाटक बंद कर दिए जाते थे। इनका इतना ज़्यादा आतंक था इन मेवों का। तो इनसे निपटने के लिए बलवन ने दिल्ली के आसपास के जितना भी जंगलों का क्षेत्र था उसको साफ कराया, ठीक है। होता क्या था, ये लोग यहाँ से लूटपाट करके उन जंगलों में छिप जाया करते थे। तो सबसे पहले बलवन ने उन जंगलों को ही कटवाया और उन सबका जो भी मेवाती लोग थे उनको दंडित किया पकड़ पकड़ के, और उनका बड़ा ही निर्मम तरीके से उनकी हत्याएं की, या कह सकते हैं उनको निर्मम तरीके से दंडित किया गया। जिससे क्या हुआ, यहाँ पर मेव लोगों का जो कह सकते हो उद्दंडता थी या उनका आतंक था, उससे दिल्ली की जनता को छुटकारा दिलाया उसने। ऐसे ही दूसरी आंतरिक समस्या थी इसके सामने, गंगा जमुना के द्वाब में, ठीक है। देखो, बलवन ने क्या किया, जो गंगा जमुना का द्वाब का क्षेत्र था, ठीक है, ये थोड़ा सा संपन्न क्षेत्र था। यहाँ पर लोगों के जो यहाँ के बड़े बड़े किसान थे उनके पास जब थोड़ा सा पैसा ज़्यादा था, है ना, जब संपन्न क्षेत्र था तो उनके पास आमदनी उनकी ज़्यादा थी। तो जब इनके पास पैसा ज़्यादा होने लगा तो ये बलवन के विरुद्ध षड्यंत्र वगैरह रचने की प्रयास करते थे। इसलिए बलवन ने आदेश दिए कि द्वाब के क्षेत्र के जितने भी गांव हैं जो हमारे आदेश को ना माने उनको जला दिया जाए, उनको एक एक घर में से मतलब जितने भी पुरुष हैं उन सबको मार दिया जाए, महिलाओं को मारा जाए, ठीक है। इस तरीके से दंडात्मक कार्रवाई की, जिससे क्या हुआ, गंगा और द्वाब में भी इनके खिलाफ जो विद्रोह की साजिशें रची रहती है, विद्रोह का प्रयास हो रहा था, वो सब शांत हो गया। तीसरा था अवध को जाने वाला जो व्यापारिक मार्ग था। अवध को जाने वाले व्यापारिक मार्ग में लुटेरों का बहुत ज़्यादा आतंक था, ठीक है। एक तरीके से हम कह सकते हैं दिल्ली से और अवध से दिल्ली को आने वाला जो मार्ग था उस पर लुटेरों का इतना ज़्यादा आतंक था कि व्यापारियों ने अपना माल लाना ही छोड़ दिया। जिससे क्या हुआ, व्यापार में बहुत ज़्यादा घाटा होने लगा। तो इन स्थितियों से निपटने के लिए भी बलवन ने क्या काम किया, उन सब डाकुओं को दंडित किया। ऐसे ही कटेहर और रोहिलखंड जो कटेहर था, कटेहर में भी विद्रोही थे। कटेहर आधुनिक आज हम जैसे रोहिलखंड जो है या रोहिलखंड का जो क्षेत्र है, ठीक है, यही पहले कटेहर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। यहाँ पर भी जो विद्रोहियों ने बदायूं और अमरोहा इन सब क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा था, तो यहाँ से भी बलवन ने इन सबको स्वतंत्र कराया। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण था बंगाल का विद्रोह। देखो, बंगाल में क्या हुआ, तुगरिल खां नाम का जो व्यक्ति था, एक तरीके से इनका इक्तादार हुआ करता था। ये सुल्तान मुगीसुद्दीन के नाम से इसने सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण कर ये
गद्दी पर बैठा। ठीक है, कौन था? तुगरिल खां। देखिए तुगरिल खां, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी इस पर। जो अवध के इक़्तादार थे अमीन खां, अमीन खां को पहले भेजा गया था और अमीन खां इसको पराजित नहीं कर पाया, तो अमीन खां को उसने दंडित किया था। इसके बाद इन्होंने अपने 1-2 सरदार और भेजे, वो भी सब असफल रहे। उसके बाद बलबन स्वयं बुगरा खां के साथ बंगाल आता है और जब तुगरिल खां को बलबन के बंगाल आने की सूचना प्राप्त होती है तो वो भाग जाता है, लेकिन उसका पीछा करते हैं। इनका एक मतलब कह सकते हो इनका एक कर्मचारी या एक सैनिक था जिसका नाम था मोहम्मद सेरंदाज। ठीक है, और सेरंदाज के 2 सहयोगी थे, मुकद्दर और एक का नाम था अली। मुकद्दर और अली 2 ये व्यक्ति थे। तो इनमें से इन 2 मतलब सेरंदाज को पता चल जाता है कि जो तुगरिल खां है वो कहाँ छुपा हुआ है। ठीक है, वो तुरंत उसके पीछे पहुँचते हैं और मात्र 40 सैनिक लेकर के जाता है, उनमें मुकद्दर और अली भी शामिल होते हैं। और तुगरिल खां को लगता है कि ये बलबन की सेना आ गई है ना, वो घबरा जाता है, वो भागने लगता है, फिर उसका पीछा करते हैं। उनमें से जो उसके जो सहयोगी 2 थे अली और मुकद्दर, तो उनमें से अली जो होता है वो एक छोटी सी कुल्हाड़ी से ही उसकी तुगरिल खां की गर्दन काट देता है। ठीक है, तो इस तरीके से है जो तुगरिल खां है उसका मतलब उसको मृत्युदंड दे दिया जाता है, उसकी गर्दन काट दी जाती है। और उसके बाद जो बंगाल का सूबेदार या इक़्तादार नियुक्त किया जाता है वो ये बलबन जो है अपने पुत्र बुगरा खां को करता है। किसको नियुक्त करता है? बुगरा खां को। देखो इसके 2 पुत्र थे, एक मोहम्मद और दूसरा बुगरा खां। अब देखो ये बुगरा खां को यहाँ का सूबेदार नियुक्त करता है। इससे पहले क्या हुआ था, देखिए थोड़ा सा मंगोलों की हमने चर्चा की थी पहले कि मंगोलों के भी आक्रमण हो रहे थे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा, बलबन के राज्य के ऊपर। तो मंगोलों से इन्होंने क्या किया, बलबन ने मंगोलों से सुरक्षा के लिए एक तो इन्होंने किलों का निर्माण कराया है ना। तो बलबन, ये भी प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले किलों का निर्माण कराने वाला कौन था, है ना। सुरक्षात्मक किले जो होते थे तो बलबन ने ही सबसे पहले सुरक्षात्मक दृष्टि से किलों का निर्माण करवाया था। और देखो हमने बताया था जब मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे तो इन्होंने क्या करा, सीमावर्ती क्षेत्रों में, जो पश्चिमोत्तर सीमावर्ती क्षेत्र जिधर से मंगोलों के आक्रमण होते थे, वहां पर अपने सबसे योग्य सैनिकों को नियुक्त किया। तो इनमें जो सबसे हमने बताया था एक योग्य व्यक्ति था जो बलबन का चचेरा भाई भी था, उस व्यक्ति का नाम क्या था? शेर खां। क्या नाम था उसका? शेर खां। अब शेर खां जो था, शेर खां से मंगोल है ना, उसके साथ साथ जो खोखर जो थे वो भी इधर से आक्रमण करने का प्रयास करते थे, ये उससे बड़ा भय खाते थे। और जब तक वो जीवित रहा तब तक इनकी कभी हिम्मत नहीं हुई इधर को आंख उठा करके देखने की या मतलब इधर आक्रमण करने की। लेकिन हमने बताया था कि बलबन जो था वो उससे सशंकित रहने लगा या उससे आशंकित था कि ये कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हो गया तो ये मेरी सत्ता के लिए चुनौती बन सकता है, या मतलब हो सकता है मेरे विरुद्ध साजिश रच के मुझसे सुल्तान का पद छीन ले या मेरी हत्या कर दे। इस तरीके से बलबन को डर था उससे। हालांकि शेर खां के मन में ऐसे कोई विचार भी नहीं थे है ना, लेकिन बलबन के मन में जब ऐसे विचार उठने लगे तो बलबन ने उसको विष दे करके मरवा दिया। जैसे ही शेर खां मरता है उसके बाद मंगोलों के और आक्रमण दोबारा फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। फिर ये जब मंगोलों के आक्रमण पुनः प्रारंभ होते हैं तो ये अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने 2 पुत्र मोहम्मद और बुगरा खां को नियुक्त कर देता है। ठीक है, और 2 भागों में मतलब सीमावर्ती क्षेत्र जो था उसको बांट देता है। एक तरफ सुमन सुमाना है ना और उच्च ये बुगरा खां के नेतृत्व में दे देता है, और उधर लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर, ठीक है, ये जो 3 क्षेत्र थे ये मोहम्मद के नेतृत्व में देता है। लेकिन जब बुगरा खां जो था, बुगरा खां को जब ये बंगाल का इक़्तादार या सूबेदार नियुक्त कर देता है तो जो पूरा पश्चिमोत्तर सीमावर्ती क्षेत्र था वो मोहम्मद के नियंत्रण में दे दिया जाता है। अब ऐसे में क्या होता है, मोहम्मद मंगोलों से लड़ते हुए लगभग 1285 ईस्वी के आसपास, ठीक है, उसकी लड़ते हुए मृत्यु हो जाती है मोहम्मद की। ठीक है,
ये जो था बलवन, बलवन ने अपना उत्तराधिकारी जो नियुक्त किया था वो मोहम्मद को ही उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ठीक है, जब बलवन की वो मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है तो ये बुगरा खां से कहता है कि आप मतलब अपने छोटे बेटे से कहता है कि दिल्ली आकर के रहे, वो मेरे पास रहे। लेकिन बुगरा खां आता है, कुछ समय रुकता है, उसके बाद फिर से बंगाल चले जाता है, जो लखनौती जो क्षेत्र था। ठीक है, अब जो सुल्तान था बलवन, ये बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया था। ठीक है, इस समय ये जो उसका अंतिम समय है ये बड़ा उसका दुख में कटा है ना, वो अपने पुत्र की मृत्यु से बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा था। और अंत में क्या करता है, वो अपने जो पुत्र था मोहम्मद, उसके बेटा था है ना, उसको मतलब कह सकते हो अपने पौत्र को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है, जिसका नाम होता है कै खुसरो। ठीक है, कै खुसरो को ये उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। लेकिन उस समय जो दिल्ली का कोतवाल होता है, ठीक है, दिल्ली का जो कोतवाल था फखरुद्दीन मोहम्मद कै खुसरो को सुल्तान ना बना करके कैकूबाद को सुल्तान बना देता है। कैकूबाद जो था वो बुगरा खां का पुत्र था। ठीक है, अभी थोड़ा सा विस्तार से इसके बारे में समझा देंगे। तब तक उससे पहले हम थोड़ा सा प्रशासनिक सुधारों को लिखवा देते हैं इसके, है ना। तो प्रशासनिक सुधार इनके क्या क्या रहे, देखो ये मिटा देता हूं। ये बलवन के प्रशासनिक सुधार हो जाएंगे। बलवन के प्रशासनिक सुधार। देखो बलवन एक मतलब समझ सकते हो अपने पूरे राज्य में अनुशासन स्थापित करना चाहता था, है ना। इसलिए उसने सेना का गठन किया, सेना का गठन किया और एक विभाग स्थापित किया, दीवान ए अर्ज। ठीक है, और इसका जो प्रमुख होता था वो आरिज ए मुमालिक। ये ला बना हुआ है, मुमालिक समझ लेना। ठीक है, मुमालिक होता था, ये प्रमुख था इसका। ठीक है, ये विभाग था। तो ये भी प्रश्न आता है कि दीवाने अर्ज नामक विभाग की स्थापना किसने की थी। तो आप इसका आंसर क्या दे सकते हैं, क्या देंगे, बलवन। बलवन ने एक विभाग और स्थापित किया। देखिए बलवन ने अमीरों पर नियंत्रण रखने के लिए, है ना, और राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुप्तचरों को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया, गुप्तचरों की नियुक्ति की। ठीक है, किसकी नियुक्ति की, गुप्तचरों की नियुक्ति की बलवन ने। और इसका एक अलग विभाग स्थापित किया, इसमें बोलते थे बरीद, है ना। गुप्तचरों को क्या बोला जाता था, बरीद। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं विभाग का नाम था दीवाने बरीद। क्या हो जाएगा विभाग का नाम, विभाग का नाम, है ना, क्या था, दीवान ए बरीद। ये उसके विभाग का नाम हो जाएगा। ठीक, अब देखो बलवन जो था ना, बलवन निरंकुश, उसका जो राजत्व का सिद्धांत था वो निरंकुशता पर आधारित था। लेकिन बलवन का ये भी मानना था कि ईश्वर ने राजा को अगर मतलब राज करने के लिए चुना है तो उसका राजा का ये भी कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा का अधिक से अधिक भला करे। इसलिए जो बलवन था वो अपनी कह सकते हो प्रजा का बड़ा ख्याल रखता था। वो
युद्ध के समय बहुत ध्यान रखता था कि किसानों की फसल नष्ट ना हो जाए, अगर फसल नष्ट हो रही है तो उनके लिए हर्जाना प्रदान करता था। सैनिकों का व्यवहार गांव वालों के प्रति खराब नहीं होना चाहिए, इन सब पर नजर रखता था, इसलिए उसने अपने बरीद नियुक्त कर रखे थे ताकि वो समय समय पर सूचना दे सकें। तो एक तरीके से कह सकते हो कि बलवन अपनी प्रजा से बड़ा ही प्रेम करता था, ठीक है, और प्रजा बलवन के शासन से बड़ी संतुष्ट थी। बलवन का जो कठोर नियंत्रण था वो अपने दरबारियों पर और अपने जो अमीर वर्ग था उस पर था, है ना, उनको हमेशा अनुशासन में रखता था, लेकिन बाकी अपनी प्रजा को वो बड़े ही मतलब कह सकते हो उसका बड़ा ख्याल रखता था। बलवन को ये भी पता था, देखो बलवन कहता था कि प्रजा जो है वो दो ही कंडीशन में विद्रोह पर उतारू होती है, या तो उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए, मतलब कह सकते हो संपन्नता ज़्यादा हो जाए, या उनके पास कुछ ना रहे, है ना, विपन्नता इतनी ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए राजा का कर्तव्य ये बनता है कि वो अपनी प्रजा को ना तो अधिक गरीब होने दे और ना बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि अमीर होने दे, बीच की स्थिति में रखे। इसलिए वो जो कर थे उनको भी इस हिसाब से लगाता था कि लोग आसानी से उनके करों को अदा कर सकें, उन पर ऐसा कोई बोझ ना रहे करों का, ठीक है। ये बलवन की खासियत थी। इसने क्या किया, द्वाब में एकताओं का पुनर्ग्रहण किया। द्वाब में एकताओं का पुनर्ग्रहण किया, ये ठीक है। द्वाब में एकताओं का पुनर्ग्रहण किया था किसने, देखो द्वाब का जो क्षेत्र था उसमें इसने वहाँ की जो एकताएं थी उनकी जांच कराई, और उस जांच में मतलब जो भी ऐसे इक़्तिदार थे जो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे तो उनके स्थान पर उसने नए इक़्तिदारों को नियुक्त किया, ठीक है। और इसने मंगोल समस्या का भी बड़ी ही सावधानी पूर्वक हल निकाला, ठीक है। ये बलवन के कुछ प्रशासनिक सुधार कार्य थे। देखिए अब हम बलवन के अंतिम दिनों के बारे में चर्चा करके फिर इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। देखिए बलवन हमने बताया था, बलवन हमारी चर्चा कहाँ तक पहुँच चुकी थी, बलवन का जो पुत्र था मोहम्मद, है ना, उसके पुत्र को उन्होंने उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। लेकिन हुआ क्या, इनके जो दिल्ली के कोतवाल थे, है ना, दिल्ली के कोतवाल जो थे उन्होंने क्या किया, किसको बना दिया, कैकूबाद को, कैकूबाद को सुल्तान बनने में, सुल्तान बनाने में, बनने में फखरुद्दीन ने मदद की। और फखरुद्दीन कौन थे, दिल्ली के कोतवाल, ठीक है, इन्होंने इनको मदद की। अब कैकूबाद सुल्तान बना, और कैकूबाद की उस समय जो आयु थी, है ना, कैकूबाद मुश्किल 17-18 वर्ष का रहा था, और कैकूबाद का जो पालन पोषण हुआ था वो बलवन के नियंत्रण में ही हुआ था, और बड़े ही कह सकते हो अनुशासनात्मक ढंग से इसका पालन पोषण हुआ था। तो जब ये सुल्तान बना, सुल्तान बनने के पश्चात ये एक तरीके से कह सकते हो स्वतंत्रता के जीवन, मतलब जब सुल्तान बन गया तो एक तरीके से पूर्णतः ये स्वतंत्र था अपने निर्णय लेने के लिए और अपने सभी कार्य करने के लिए भी स्वतंत्र था। तो और दूसरा इसका जो जीवन रहा पहले 17-18 वर्ष का जो जीवन था वो एक तरीके से बलवन के नियंत्रण में जीवन था इसका पूर्णतया। तो ये स्वतंत्र जीवन और मतलब एक तरीके से परतंत्र जीवन दोनों के बीच में तालमेल नहीं बिठा पाया। जैसे ही ये सुल्तान बने, सुल्तान बनने के बाद ये सुरा और सुंदरी के बड़े शौकीन बन गए। ये खूब दारू पिया करते थे, दारू से मतलब है मदरा पान किया करते थे, और
महिलाओं की संगत किया करते थे। उससे पहले कहते हैं कि जब ये सुल्तान बनने से पहले इसने कभी स्त्रियों का चेहरा तक नहीं देखा था, और उसके बाद जब सुल्तान बन गया तो हर चीज की इनके लिए छूट थी, है ना। तो ये अपने जीवन में संतुलन स्थापित नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने क्या किया, इनका जो फखरुद्दीन थे, जो दिल्ली के कोतवाल थे, इनका एक दामाद था जिसका नाम था निजामुद्दीन, है ना। इनका दामाद कौन था? दामाद निजामुद्दीन। ये निजामुद्दीन जो था, इसने और ज्यादा बढ़ावा दिया कैकूवाद की, जो इस तरीके का कृत्य करता था, है ना, मदिरापान वगैरह और ये सब स्त्रियों की संगत करना, इन सब में निजामुद्दीन और ज्यादा इसको बढ़ावा देता था, ताकि जो शासन पर एक तरीके से शासन की शक्तियां हैं वो निजामुद्दीन अपने हाथों में ले सके। निजामुद्दीन जो था मात्र एक दादवेग था। दादवेग होता था नगर का अधिकारी, है ना, दिल्ली का दादवेग था निजामुद्दीन। मतलब बहुत छोटा सा एक तरीके से पद होता था उस हिसाब से उस टाइम पे। और ये सीधे दादवेग से क्या बन गया, सीधे नायब बन गया किसका? कैकूबाद का, है ना, और सारी शक्तियों का प्रयोग करने लगा। बाद में जब कैकूबाद के जो पिता थे बुगरा खां, इनके पिता कौन थे? बुगरा खां, है ना। ये बुगरा खां जो था, ये हमने बताया था कि इसको कहाँ का, बंगाल का या लखनौती का सूबेदार नियुक्त किया गया था। और ये इसने सुल्तान का पद स्वीकार करने से मना कर दिया था, है ना। ये वहीं पर लखनौती में ही रहा। जब इसको पता चलता है कि मेरा जो पुत्र है वो कह सकते हो कि गलत आचरण करने लगा है काफ़ी ज़्यादा, तो उसने क्या किया, बुगरा खां ने संदेश भेजा कैकूबाद के पास, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो निजामुद्दीन ने यह प्रयास किया कि कैकूबाद और बुगरा खां मिल ना जाएं। अगर मिल गए तो हो सकता है बुगरा खां कैकूबाद को समझाए। और हुआ भी यही, निजामुद्दीन ने पूरा प्रयास किया कि दोनों की मुलाकात ना हो, लेकिन कुछ विश्वसनीय ऐसे सरदार भी थे इनके जिन्होंने इनकी मुलाकात करा दी। और बुगरा खां ने कैकूबाद को बड़े प्यार से समझाया, है ना, कि आप ऐसा आचरण करना छोड़ दें, सुल्तान है, सुल्तान के पद की गरिमा को बनाकर रखें। तो इसके कैकूबाद की बहुत सारी बातें अपने पिता की समझ में आ गई, और उसने बुगरा खां ने बताया भी कि निजामुद्दीन से भी सतर्क रहो। तो सबसे पहले आकर के कैकूबाद ने निजामुद्दीन को मुल्तान भेजा, है ना, मुल्तान भेजने के लिए अपने ऑर्डर दे दिए, लेकिन निजामुद्दीन आनाकानी करने लगे। तो निजामुद्दीन को इसने विष देकर के मरवा दिया कैकूबाद ने, ठीक है, कैकूबाद ने निजामुद्दीन को मरवा दिया। अब जो क्या था, अब देखो निजामुद्दीन का पूरे प्रशासन पर नियंत्रण था, लेकिन जैसे ही निजामुद्दीन की मृत्यु हुई उसके बाद पूरे शासन प्रशासन में अव्यवस्था फैल गई। अब क्या हुआ, अब जो सारी शक्तियां थी वो दो तुर्क सरदार थे, उनके हाथों में आ गई, एक मलिक कच्छन और दूसरा मलिक सुरखा। उससे पहले देखो क्या हुआ था, ये दोनों के हाथों में आ गई। और दूसरी तरफ कैकूबाद ने क्या किया, मलिक फिरोज खिलजी तो था, ठीक है, उसको समाना के स्थान पर बरन का राज्यपाल बना दिया। कौन था? मलिक फिरोज खिलजी। इधर लिख देता हूं, मलिक फिरोज खिलजी। ये पहले समाना का था, ठीक है, समाना के स्थान पर बरन का इक्तादार बना दिया गया, इक्तादार बनाया, और इसे आरिज ए मुमालिक के पद पर नियुक्त किया, पद पर नियुक्त किया, ठीक है। ये हो गया इतना। अब देखो ये जब इस पद पर नियुक्त हुआ, देखो खिलजी जो थे वैसे तुर्क थे, लेकिन इनको गैर तुर्की समझा जाता था, इसीलिए जो मलिक कच्छन और मलिक सुरखा जो थे उनके नियंत्रण में तुर्की गुट इकट्ठा हुआ, और इनके नियंत्रण में भी दो गुट बन गए एक तरीके से। अब मलिक सुरखा जो था वो इनकी हत्या करना चाहता था मलिक फिरोज खिलजी की, लेकिन मलिक फिरोज खिलजी को ये सूचना पहले ही प्राप्त हो जाती है। तो मलिक फिरोज खिलजी क्या करते हैं, देखिए इसी समय क्या हुआ, और थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। कैकूबाद जो था, कैकूबाद को लकवा मार गया। जब कैकूबाद को लकवा मार गया तो कैकूबाद के बाद अगला शासक बना कयूमर्स। कयूमर्स,
ठीक है। ये छोटा सा बच्चा था कयूमर्स, कैकूबात का ही पुत्र था। अब कयूमर सुल्तान बना। अब हमने बताया था मलिक सुरखा जो थे वो किसको माना जाते थे, मलिक फिरोज खिलजी को। मलिक फिरोज खिलजी ने को जैसे ये सूचना मिली तो मलिक फिरोज खिलजी ने उसकी जो मलिक सुरखा था उसकी हत्या कर दी, ठीक है। और मलिक सुरखा की जब हत्या हो गई तो उसके बाद मलिक फिरोज खिलजी जो था वो कयूमर्स का संरक्षक बन गया, है ना, कयूमर्स का संरक्षक बन के शासन करने लगा एक तरीके से। और कुछ माह के पश्चात ही इसने कयूमर्स की हत्या कर दी, इसकी हत्या कर दी गई। और कैकूबात को एक खिलजी सरदार जो था वो इसकी ही चादर में लपेट करके नदी में फेंक आया, ठीक है। इस तरीके से कैकूबात और कयूमर्स इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। और जो अगला सुल्तान बनता है वो मलिक फिरोज खिलजी बनता है। और यहाँ से एक नए युग का प्रारंभ होता है या एक नई क्रांति प्रारंभ होती है, जिसे हम खिलजी क्रांति के नाम से इतिहास में पढ़ते हैं। और एक नया वंश भी प्रारंभ होगा जिसे हम खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। तो खिलजी वंश का हम विस्तार से अध्ययन अगली क्लास में करेंगे। और आज हमने बलबन के बारे में विस्तार से पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।